निवास करती थी, उनके सभी सदस्यों को सकुशल छोड़ दिया गया। आतंकवादियों ने इजरायली जेलों में बंद 234 अरब और फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ने की मांग रखी थी और इन्हें सुरक्षित इजिप्ट पहुंचाया जाना था। इजरायली अधिकारी पहले ही इन आतंकवादियों से बात करने से मना कर चुके थे, क्योंकि तत्कालीन इजरायली पॉलिसी आतंकवादियों से किसी भी तरह के मोलभाव के सख्त खिलाफ थी। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ इन आतंकवादियों का। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी अंदर, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया खास श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेका गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। योग के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। जर्मन मध्यस्थकारी इन आतंकवादियों को म्यूनिक शहर छोड़ने के लिए राजी कर चुके थे। रात 10:10 पर बस द्वारा इन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां पहले ही जर्मन इंटेलिजेंस की एक टीम मौजूद थी जो इन आतंकवादियों पर हमला करने वाली थी, ताकि इन आतंकवादियों के चंगुल से उन खिलाड़ियों को बचाया जा सके। बोइंग 727 को एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए तैयार किया गया था और उसमें 5-6 जर्मन पुलिस के जवान क्रू मेंबर्स की ड्रेस में मौजूद थे। तय ये हुआ कि सिसा और टोनी
हवाई जहाज का निरीक्षण करेंगे। आतंकवादियों की संख्या 2-3 मानी गई थी। प्लान ये था कि जैसे ही वो हवाई जहाज में चढ़ेंगे वैसे ही उन पर हमला कर दिया जाएगा और साथ ही शार्प शूटर्स बाकी बचे आतंकवादियों को, जो कि हेलीकॉप्टर में होंगे, उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन क्राइसिस टीम के होश तब फाख्ता हो गए जब उन्होंने आतंकवादियों को बस से हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए देखा और उनकी संख्या 8 थी। और आखिरी समय वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हुआ ये कि जर्मन पुलिस जो एयरक्राफ्ट में थी, उसने अचानक एक मत से फैसला लिया कि वो ये मिशन छोड़ रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सेंट्रल कमांड को भी नहीं दी। रात 10:30 बजे हेलीकॉप्टर ने एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसमें 4 पायलट और 6 आतंकवादी बाहर निकले। शर्त के विपरीत आतंकवादियों ने चारों पायलट्स को बंधक बना लिया था। इस्सा और टॉनिक ने जेट का निरीक्षण किया और जब उन्होंने उसे खाली पाया तो उनको शक हुआ कि वो एक जाल में फंस गए। वे तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। इतने में ही स्पिनर नंबर 3 ने इस्सा को टारगेट करते हुए गोली दागी। विजिबिलिटी खराब होने की वजह से निशाना चूका और गोली टोनी को लगी। तभी जर्मन अथॉरिटी ने सभी स्पिनर्स को गोली चलाने के आदेश दे दिए। मिशन फेल हो चुका था। जर्मन पुलिस के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। 2 आतंकवादी अहमद चिकथा और अफीफ अहमद हामिद, जो कि पायलट को बंधक बनाए थे, वे मारे गए। हेलीकॉप्टर के पायलट भाग गए। बंधकों को अकेला छोड़कर 16 सितंबर की रात जब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स एयरपोर्ट पहुंची तो आतंकवादियों को लगा कि उनका ऑपरेशन फेल हो गया है। घबराहट में इस्सा ने पहले कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल से और उसके बाद हैंड ग्रेनेड से हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। उन्नीस 1972 के म्यूनिक नरसंहार ने इजरायली पॉलिसी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने कमेटी एक्स नामक कोर ग्रुप की स्थापना की ताकि ऐसे मौकों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। कमेटी एक्स में मोसाद के डायरेक्टर जवीज अमीर को अहम पद दिया गया। कमेटी एक्स ने अपनी एक अहम बैठक में फैसला लिया कि इजरायल के खिलाफ हमला करने वाले या हमले में मदद करने वाले किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। विजिलेंस किताब के लेखक के अनुसार सूत्रों की माने तो मोसाद की टीम के ऑपरेशन का गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर था। सभी आतंकवादियों के परिवारों को मौत के कुछ घंटे बाद फूलों के साथ एक कार्ड मिलता था जिस पर लिखा रहता था, एक अनुस्मारक, हम नहीं भूलते हैं और नहीं माफ करते हैं। मोसाद ने पहला हमला किया अक्टूबर 16, 1972। इस मिशन में उन्होंने एक फिलिस्तीनी वेल ज़्वाइटर को रोम में मार डाला। घात लगाए बैठे मोसाद के एजेंट्स उसके डिनर से लौटने का इंतजार कर रहे थे। उस पर उन्होंने 11 गोलियां चलाईं। ये म्यूनिक नरसंहार का सांकेतिक बदला था। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के मेंबर्स को मौत के घाट उतारने के लिए मोसाद ने अपने 15 लोगों की टीम को 5 स्क्वाड्स में बांटकर अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया था। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि आखिर क्या अंजाम हुआ इस ऑपरेशन के बाद। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य,
बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मौका, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं रैथ ऑफ गॉड। मोसाद का दस्ता ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों को एक एक कर मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन अली हसन सलामे नामक मास्टरमाइंड का अब भी कुछ पता न था। रेड प्रिंस के नाम से जाना जाने वाला अली हसन यूरोप में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में वांछित था और म्यूनिक नरसंहार में भी उसकी भागीदारी संदेहास्पद थी। ब्लैक सितंबर के एजेंट्स लगातार इस बात को नकार रहे थे कि अली हसन का म्यूनिक नरसंहार में कोई इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा टारगेट था डॉक्टर मोहम्मद हमशरी, जो कि PLO का फ्रांस में एजेंट था। मोसाद को शक था कि ये फ्रांस में ब्लैक सितंबर का नेता था। मोसाद का एक एजेंट एक इटालियन जर्नलिस्ट बनकर उसको अपार्टमेंट से बाहर बुलाया। इससे मोसाद की डेमोलिशन टीम को अपार्टमेंट में दाखिल होकर डेस्क फोन में बॉम्ब लगाने का मौका मिल गया। 8 दिसंबर 1972 को मोसाद के एजेंट ने फोन करके पूछा कि क्या वो हमशरी है। हमशरी के हाँ कहते ही जोरदार बॉम्ब का धमाका हुआ। हमशरी बुरी तरह से घायल हुआ और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। 24 जनवरी 1973 की रात जॉर्डन निवासी हुसैन अल बशीर ने सोने के लिए जैसे ही अपने ओलंपिक होटल, जो कि निकोसिया में स्थित था, के कक्ष की लाइट ऑफ की, वैसे ही बॉम्ब जो कि रिमोट कंट्रोल से संचालित था और बेड में लगाया गया था, वो तेज धमाके के साथ उसकी जिंदगी को खत्म कर गया।
इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने इस हमले में मारे गए खिलाड़ियों के घर फोन करके कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और हुआ भी यही। गोल्डा मीर ने मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा कि इस घटना में जो भी शामिल है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसे जिंदा नहीं रहने देना है। मोसाद के 3 टारगेट्स, जो कि लेबनान के एक बेहद सुरक्षित घर में रहते थे, उनको पुराने मेथड से मारना मुश्किल था। उनको मारने के लिए ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ लॉन्च किया गया। 9 अप्रैल 1973 की रात मोसाद के 3 कमांडोज सैरत मक्कल, सैरत 13 और सैरत तजहनमनीम लेबनान के तट पर जोडियक स्पीड बोट से उतरते हैं। उन्होंने सिविलियन वेशभूषा धारण की थी, कुछ तो महिला की पोशाक में थे। बेरूत पहुंचने पर उन्होंने अपने तीनों टारगेट मोहम्मद यूसुफ अल नजीर, ऑपरेशन लीडर ब्लैक सितंबर का, कमल अदवान, फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑफ ऑपरेशन, और कमाल नस्सार को उस अभेद घर में घुसकर मार डाला। आली हसन, जिसे रेड प्रिंस भी कहा जाता था, और ये 417 और ब्लैक सितंबर का हेड माना जाता था। मोसाद इसे म्यूनिक नरसंहार का मास्टरमाइंड मानते थे। इस घटना के लगभग 1 साल बाद मोसाद को लगा कि उन्होंने उसे नॉर्वियन के एक शहर लिलीहैमर में ढूंढ लिया था। जुलाई 21, 1973 को, जिसे बाद में लिलीहैमर अफेयर के नाम से जाना गया, मोसाद की एक टीम ने आली हसन की जगह अहमद बोहशकी को मार डाला। अहमद एक वेटर का काम करता था और उसका म्यूनिक से कोई संबंध न था। रेड प्रिंस हर बार मोसाद से बच निकल रहा था। नवंबर 1978 को मोसाद की एक महिला एजेंट, जो अपनी पहचान एरिका चैम्बर्स बता रही थी, एक ब्रिटिश पासपोर्ट पर लेबनान में दाखिल होती है। वो एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है जो रियो वर्डन स्ट्रीट पर स्थित था। कुछ दिन बाद कुछ और मोसाद एजेंट्स वहां पर आते हैं। उनके आने के कुछ दिन बाद एक कार आती है जिसमें प्लास्टिक विस्फोटक भरा होता है। जनवरी 22, 1979 3:35 शाम के वक्त जैसे ही सलमेह अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ एक शेवरलेट स्टेशन वैगन से जैसे ही रियो वर्डन स्ट्रीट पहुंचता है, वैसे ही वॉक्सवैगन एक तेज धमाके के साथ सलमेह को मौत के आगोश में ले लेती है। सिमोन रिविव लिखते हैं कि मोसाद का ये ऑपरेशन लगभग 20 साल तक चलता रहा। इजरायली राजनेताओं के खुले समर्थन ने मोसाद को एक किलिंग मशीन में तब्दील कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मोसाद की हिट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, इसमें हर दिन नए नाम जुड़ते रहते हैं। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मोसाद के एक और खुफिया ऑपरेशन के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। हाँ, अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ओ विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भइले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, ओ वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। सीएम पद उम्मीदवारी को लेकर भाजपा जदयू में फिर खिंची तलवार। शरद का मतभेद से इंकार, कांग्रेस में ली चुटकी। पटना में मासूम की हत्या से सनसनी, बिहार विद्यापीठ से मिला बच्चे का शव, कल शाम से लापता था 10 वर्षीय मोनू। औरंगाबाद में नक्सलियों ने सिंचाई विभाग के 7 भवनों को उड़ाया, एक जिंदा केन बम बरामद, धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। बेगूसराय में 11 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गिरी गाज, लिंग निर्धारण में पकड़े जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। और शूटआउट एट वडाला के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचेंगे फिल्मी सितारे, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित है फिल्म। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर पटना से है, जहां सूबे में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है। ये बैठक सीएम आवास पर चल रही है। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत पुलिस के कई आलाधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये बैठक सीएम आवास पर
चल रही है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत पुलिस के कई आलाधिकारी मौजूद हैं। मुख्य एजेंडा सूबे की कानून व्यवस्था है, जिस पर चर्चा चल रही है और बैठक खत्म होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन वो रहा है जो मुख्यमंत्री की नाराजगी का शिकार हुआ है। सूबे में विधि व्यवस्था को लेकर ये एक अहम बैठक सीएम आवास पर चल रही है और बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ कुमार प्रबोध फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रबोध, आज की 2 हेडलाइंस और कुछ खबरें ये बताने के लिए काफी है कि ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों है। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री लगातार चिंतित रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार खुद इसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। उसी कड़ी की ये बैठक है। इन दिनों जो सूबे में थोड़ा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और इसके अलावा जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है, तो दोनों बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, इसके अलावा होम सेक्रेटरी और पुलिस मुख्यालय के जो आला अधिकारी हैं, एडीजी हेडक्वार्टर, जो आईजी हेडक्वार्टर, आईजी ऑपरेशन, जिनका भी जो लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने में और पुलिस मॉडर्नाइजेशन में जिनकी भूमिका है, जिन अधिकारियों की भूमिका है, तमाम ऐसे अधिकारी सीएम हाउस में मौजूद है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो बड़ी घटनाएं हुई है, खासकर जो बैंक लूट की घटना, एक बड़ी बैंक से लूट की एक बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर बात हो रही है। फिर इसके अलावा जो और जो प्लान है, एटीएस एंटी टेररिज्म खोलना है, उसकी क्या भूमिका होगी, जो मॉडर्नाइजेशन का काम है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का काम है, इन तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री के सामने दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री सारी जानकारी दे रहे हैं। तो सीएम हाउस में बैठक है। जी प्रबोध, हलचलें और सूत्र क्या बता रही हैं? किस तरह के फैसले या बदलाव इस बैठक के बाद सामने आ सकते हैं? देखो, बदलाव नहीं, एक रूटीन का जो सीएम नियमित अंतराल पर करते रहे, तो उसी किस्म की बैठक है। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में, कानून व्यवस्था है, कानून है, वो नीतीश सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार वोट मिलते हैं, वो उसमें एक बड़ा रोल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है। इसके लिहाजा नीतीश हर नियमित अंतराल पर, हर महीने लगभग कहें तो, इस तरह की बैठक करते हैं। तो उसी की कड़ी है एक, और जो ताजा अपडेट है, पुलिस ने जो प्रगति की है, जो इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पुलिस का एजेंडा है, जो स्पीडी ट्रायल है, ऐसे जो तमाम पहलू हैं जिन पर पुलिस का क्या प्रोग्रेस हुआ है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सीएम। और इसके अलावा जो बड़ी घटनाएं हुई है बिहार में, उनकी क्या स्थिति है, उनमें जो इन्वेस्टिगेशन है, उनमें जो पुलिस कहाँ तक पहुंची है, तमाम बातों पर सीएम चर्चा कर रहे हैं। और खासकर जो टेररिज्म को लेकर चिंता है सरकार की, ये हमने बताया कि 2 दिन पहले ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने का सरकार ने फैसला लिया है, तो वो कैसे फंक्शन करेगा, उसके लिए क्या सुविधाएं होंगी, तमाम बातों पर चर्चा सीएम कर रहे हैं। और बैठक के बाद फिर पूरी बात सामने आ पाएगी कि आखिर सीएम ने किन बातों पर चिंता जताई और क्या उनकी प्राथमिकताएं थी, तो अधिकारियों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे। पटना में कल से लापता तीसरी कक्षा के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 10 साल के मोनू दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी इलाके का रहने वाला था। मोनू का शव बिहार विद्यापीठ से बरामद किया गया है। मोनू कल शाम घर से दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। फिर देर रात को परिजनों ने दीघा थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। बच्चे का शव मिलने से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। मृतक बच्चे के सिर पर गहरे जख्म के निशान हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी चीज से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। वहीं घटनास्थल से शराब का पाउच, प्लास्टिक ग्लास और गांजे का चिलम बरामद किया गया है। हत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन यहां आपको ये बताना चाहेंगे कि 3 महीने पहले भी इसी स्थान पर एक और 10 वर्षीय मासूम की इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। जब दूध लेकर के नहीं आया तो हम लोग उसको खोजने लगे। खोजते खोजते हम लोगों को 10 बज गया। फिर हम लोगों ने थाना में जा करके वहाँ पर अपना फोटो दिया, एप्लीकेशन लिख करके थाना को कंप्लेन किया। उसके बाद में हमने सारा रात खोजा,
उसके बाद में हमें थाना ने सूचना दिया कि आप आकर के अपना लड़का को देखिए ये आपका है कि नहीं। हमने आया तो क्या उम्र थी मोनू की? मोनू के साथ 10 साल की थी। कहाँ पढ़ता था? वो पढ़ता था प्रयाग निकेतन है, बगल में स्कूल है।